उनके सुपरस्टारडम के टाइम पर उनका मुझे ठीक तरह से नहीं मालूम, क्योंकि मैं ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ, मगर जो बातें हमारे ऑफिसेज में आती थी कि उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता था प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का, बिकॉज ही वाज द अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 10। ठीक है, उनको ही यूज्ड टू टेक अ टेरिटरी। नहीं भावना जी, प्रॉब्लम जानते क्या भावना जी, ताकि जो बॉम्बे का बिजनेस है उनकी फीस होती थी। इस समय मुझे लगता है कि जो समस्या करण जौहर लेके आ रहे हैं वो बड़े प्रोड्यूसर्स की, बड़े बजट की फिल्मों की है कि उसमें कुछ लोगों को तो बहुत पेमेंट हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जो सुपरस्टार है उसके सारे खर्चे, उसके साथ जो 100 लोगों की, 50 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की टीम चल रही, उसको बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके नीचे की जो स्टार कास्ट है, जो सेकंड थर्ड लीड में है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनको मिल रहे क्या उतने पैसे? तो आपकी बात जो ये है बड़ी वाजिब है कि हेयर ड्रेसर एक आर्टिस्ट है, उसको पैसे मिलने चाहिए, लेकिन एक जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट है उसको क्यों नहीं मिलने चाहिए पैसे? मगर आपको किसने कहा कि उनको नहीं मिलते? उनको बहुत कम मिल रहे हैं। मनोज जी बताइए, बताइए कितना उनके बीच में कितना चल रहा है? बैठे हुए आर्टिस्ट हैं सामने। आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि क्या है कि जो अभिनेता होते हैं, चरित्र अभिनेता होते हैं, उनके साथ बार्गेनिंग बहुत होता है कि नहीं फिल्म का बजट है, ये है वो है। तो वो जो एक्टर है, पहले देखो सर कन्वेंस भी मिलता था छोटे एक्टरों को। मैं चरित्र अभिनेताओं की नहीं, छोटे छोटे एक्टरों को कन्वेंस भी मिलता था। वो कन्वेंस भी गायब हो गया धीरे धीरे, क्योंकि आर्टिस्ट के टैलेंट की फीस है। आर्टिस्ट अपने घर में नल में पानी आता है, पेट्रोल डीजल नहीं आता। वो अपनी गाड़ी में डीजल डाल के या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से अगर आता है तो उसको पहले कन्वेंस भी मिलता था, लेकिन वो कन्वेंस गायब हो गया। तो चरित्र अभिनेताओं को जो फीस मिलती है, वो जब ये सब होता है, आज जिस विषय को वाचा है, उसके बाद उसके साथ बार्गेनिंग होती है कि नहीं यार थोड़ा सा बट एडजस्ट कर लो भाई, कम है यार प्लीज। ऐसे उनके साथ होता है। तो मैं मजाक में करता हूं कि जो जिनको अभिनय आता है उनके साथ बार्गेनिंग होता है। जी। इसके लिए मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट को ही ब्लेम करूंगी। या तो आप वो प्राइस पे काम करने के लिए तैयार हो, या तो आप कहिए कि मैं टैलेंटेड एक्टर हूं, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं नहीं करूंगा। नहीं वो तो नहीं पर बिल्कुल सही बात मनोज। नहीं भावना जी एक सेकंड रुकिएगा। आपकी इस बात का मेरे पास बहुत अच्छा सवाल है, एक सेकंड रुकिए, मैं करण को बीच में ले आता हूं। करण, चूंकि उस क्वेश्चन को मैं रखूंगा वो बहुत सबसे बड़ा आज इंडस्ट्री क्वेश्चन जो भावना जी जवाब देंगी, सुनिएगा आप डायरेक्टर साहब भी और प्रोड्यूसर भी लोग। करण, ये जो बिजनेस है फिल्म का, इसमें जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनके लिए फिल्म एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे कोई उनका नियंत्रण है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और ये धंधा कैसे चल रहा है फिर? देखिए, ये पैनल में बहुत लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए हैं। किसी ने बोला कि टिकट प्राइस ऐसा होना चाहिए, मल्टीप्लेक्स की प्रॉब्लम है कि टिकट प्राइस इतना हाई कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि टैलेंट का कॉस्ट बहुत हाई है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है। मेरा ये कहना है कि इसमें आपको सबको ब्लेम करना पड़ेगा, सिर्फ एक एंटिटी को ब्लेम आप नहीं कर सकते हो। पहले हम आते हैं मल्टीप्लेक्स पे। तो अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें, मतलब कोविड के बाद से मल्टीप्लेक्स को ओटीटी की वजह से काफी झटका लगा है। अगर हम उनकी फुटफॉल्स की बात करें तो वो फुटफॉल्स 20 से 25% कम रही है। अगर उनकी स्क्रीन ग्रोथ की बात करें वो भी कम हो गई है। तो क्लियरली एक ओटीटी का इम्पैक्ट मल्टीप्लेक्सेस पे आज है, जो कि एक रियलिटी है। वो कोई भी आप कुछ भी बोल दो कि नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, बट इम्पैक्ट है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप मल्टीप्लेक्सेस को बोल रहे हो कि आप टिकट प्राइसेस कम करो। मेरे हिसाब से टिकट प्राइस कम करने से फुटफॉल नहीं आता है। अगर ऐसे होता तो बहुत सारी पिक्चरें सुपर हिट बन जाती थी। अगर ये जो फुटफॉल जो आता है वो सिर्फ कंटेंट के वजह से आता है। अगर आप कंटेंट अच्छा दोगे तो ऑडियंस 300 का, 500 का, 1000 भी देगा वो कंटेंट के लिए। बट प्रॉब्लम ये रहा है कि पोस्ट कोविड एरा में लास्ट 3 साल से हमारे यहाँ पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट ही कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं आ रहा है। हम एक पिक्चर अच्छी बनाते हैं 2 महीने के लिए, फिर वापस एक ब्रेक हो जाता है, फिर वापस एक अच्छी पिक्चर आती है, वापस ब्रेक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कंटेंट कंसिस्टेंटली आना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लेक्स देखो, ये लोग मुनाफा नहीं बना रहे। इनका अगर आप ऑक्यूपेंसी देखो, इनके अगर आप मार्जिन देखो, सारे स्क्वीज हो गए हैं। एंड इंडिया में जो ऑडियंस है
वो हर तरीके का ऑडियंस है, राइट? ऑडियंस ऐसा भी है जो 100 रुपए टिकट प्राइस देगा, सिंगल स्क्रीन में देखेगा। ऑडियंस ऐसा भी है जो मल्टीप्लेक्स में जाके पिक्चर देखेगा और वो विलिंगली पे कर रहा है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम 500 रुपए का टिकट देके तुम जबरदस्ती मल्टीप्लेक्स में जाओ, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। वो एक एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से मल्टीप्लेक्सेस को ब्लेम करना गलत है पूरी तरीके से। बट या इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो हर जगह पर है। अगर आप एक्टर्स को ब्लेम करते हो, एक्टर्स को ब्लेम करना भी गलत है, क्योंकि अगर आज जो फुटफॉल्स आ रहे हैं बड़े पैमाने पे 4 करोड़ 5 करोड़ जो फुटफॉल्स आ रहे हैं, वो बड़े एक्टर्स ही लेके आ रहे हैं। स्मॉल मीडियम बजट कंटेंट देखने के लिए बड़े पैमाने पे लोग नहीं आ रहे हैं। 6 महीने में एक पिक्चर आएगी जो 3-2 होगी या कोई मीडियम बजट मूवी होगी, बट जो बड़े पैमाने पे फुटफॉल्स आ रहे हैं वो बड़े एक्टर्स ही लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। यहाँ पे इंडस्ट्री को साथ में जुड़ के ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला चीज है कि अपनी क्रिएटिविटी को सुधारे। अपना जो कंटेंट है जो आप बना रहे हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, उसको सुधारे। कॉपी नहीं करे फिल्म्स, जैसे कि साउथ की फिल्म्स कॉपी होती है, इंग्लिश की फिल्म्स कॉपी होती है। अपना खुद का कंटेंट, फ्रेश कंटेंट बनाए। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है, जहां स्टेप बाय स्टेप अगर क्रिएटिविटी आपकी सही हो जाएगी तो आप स्टार्स को भी पैसा देना अफोर्ड कर सकते हैं और साथ में कस्टमर भी आपको उस चीज का पैसा देगा, बिकॉज एक्सपीरियंस पे वो कस्टमर देखेगा। एंड मल्टीप्लेक्स को और एक रीजन से ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज मल्टीप्लेक्सेस के वजह से जो ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स आ रही है, सब मल्टीप्लेक्स की वजह से ही है। क्योंकि अगर हम टिकट प्राइसिंग की बात करें, इंडिया में टिकट प्राइसिंग हमेशा 70-80-100 रुपए की होती थी। सिंगल स्क्रीन प्राइसेस आज भी बहुत ही कम है। पर जो भी ये बॉक्स ऑफिस के नंबर्स आ रहे हैं, 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, ये सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस की वजह से है। तो मल्टीप्लेक्सेस को ब्लेम करना एक मेरे हिसाब से गलत चीज है। बट इंडस्ट्री के हर एंड में प्रॉब्लम्स है, सबको साथ मिलकर ये काम करना है और आगे इंडस्ट्री को बढ़ाना है। पॉइंट करें जो मैंने रखा ना कि कंटेंट अगर आपका अच्छा होगा तो ज़रूर चलेगा। और एक्चुअली 500,000 करोड़ की जो फिगर्स आते हैं, पता नहीं वो कितने सच होते हैं, लेकिन वो आते भी इसी वजह से क्योंकि मल्टीप्लेक्स। अब मैं दो सवाल रखना हूँ उसमें, अभी डायरेक्टर साहब से भी लेता हूँ राय। भावना जी ने एक बात कही मनोज जी से कि कैरेक्टर आर्टिस्ट या सेकेंड लीड, थर्ड लीड, मतलब स्टार को छोड़ के उसके नीचे जो है उनको बार्गेन करना चाहिए, उनको रजिस्ट करना चाहिए, तय करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है भावना जी कि बॉलीवुड में कौन काम कर पाएगा, ये जो 4 बड़े घराने हैं या तो वो लोग तय कर रहे हैं, या दिल्ली विश्वविद्यालय वाले जो कास्टिंग के 2 ग्रुप बन गए हैं वो तय कर रहे हैं कि किसको काम मिलेगा, वो MCCC हो या कास्टिंग बे हो। उससे बाहर कहाँ मिलता है काम? NSD और FTI लोगों को काम नहीं मिलता, बार्गेन कैसे करेंगे? ये कड़वी सच्चाई है। तो कोई भी छोटा आर्टिस्ट बेचारा पैसे के लिए बार्गेन कर नहीं सकता, जो मिल गया उसी में काम कर लो भैया। मैं नहीं मानती हूँ ये, और मैं नहीं मानती हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर के आने से भी कोई प्रॉब्लम हुए है। इसके पहले देयर वर ऑल वेरी स्टीरियोटाइप ऑफ कैरेक्टर एक्टर्स। आज क्योंकि छोटे से छोटे रोल में सही एक्टर की तलाश करके वहाँ एक हीरे को डाला जाता है, तो डायरेक्टर की भी कोई कन्विक्शन होती है कि ये आदमी इस रोल के लिए सही है। तो द वर्क इज डिवाइडेड, इट इज देयर इन द थिएटर, इट इज देयर इन द सिनेमा, इट इज देयर इन द OTT, एंड दिस इज नॉट अ टाइम। इस वक्त सिनेमा और शो बिजनेस इज गोइंग थ्रू अ टर्निंग पॉइंट। पैसा है मगर इस वक्त चर्निंग चल रही है। ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस कर रहे हैं, एंड सम टाइम लेटर इट्स ऑल गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड, इट ऑलवेज हैज। And not a time for character actors wanting to negotiate. It is a time for talking the really aces, the top guys. Because once that falls into place, everything will fall into place. नहीं, मैं ये पूछ लेता हूँ ना, अनिल शर्मा जी से पूछ। अनिल शर्मा जी, आप ऊपर के 2-4 लोगों को तय, ऊपर के 2-4 बड़े आर्टिस्ट को तय करने की बजाय स्टार ले लिया, हीरोइन ले लिया, या एकदम मेन लीड, सेकंड लीड में, नीचे वाले आप तय करते हैं क्या? आप तो कास्टिंग बे या किसी कास्टिंग बे में नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वही बड़े फेमस हैं। आपने किसी भी उसको दे दिया कि भैया हमें इस तरह का कैरेक्टर चाहिए, तो एंट्री कहाँ है? 2 ही गेट हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, कास्टिंग एजेंसी तो 100 हैं। आराम नगर में 100 कास्टिंग एजेंसियां हैं जो काम करती हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी कास्टिंग एजेंसी डिसाइड नहीं करती कि कौन एक्टर होगा, क्या होगा। अल्टीमेटली हर डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कौन एक्टर होगा। हमारे पास कलाकार ऑफिस में आते हैं मिलने के लिए, और बाज दफे कास्टिंग एजेंसीज हमारे पास बहुत सारे वीडियोस भेजती हैं, हम उनको करेक्टरों की रिक्वायरमेंट भेजते हैं। उस हिसाब से हमको 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 वीडियो आते हैं एक एक्टर के लिए। उसमें से हम एक एक्टर फाइनल करते हैं कि ये हमारे रोल के लिए राइट है या नहीं राइट है।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कास्टिंग एजेंसी फाइनल करती है एक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिथ है जो आपके टीवी के माध्यम से मैं आज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिनमें भी ये मिथ है या जिन भी कलाकारों में ये मिथ है। अल्टीमेटली एक्टर वही फाइनल होता है जो डायरेक्टर चाहता है, क्योंकि पिक्चर डायरेक्टर बनाता है, डायरेक्टर को ही बनानी है। और रही बात, इतनी देर से मैं बहुत सारी चीजें सुन रहा था, भावना जी को भी सुना, करण जी को, सबको सुना मैंने, और सबकी बातों में कुछ ना कुछ तथ्य है। भावना जी ने जो बोला कि ये इस तरह के टॉपिक आते रहते हैं, पहले भी आते रहते थे। मैं भी 1980 से काम कर रहा हूं, आज इतने साल हो गए। ये दौर फिल्म इंडस्ट्री में कई बार आए, कई बार गए, कई बार उतार आए, कई बार चढ़ाव आए। और ये भी बहुत जरूरी है, जैसा कि भाई सबको मिलकर चलने की जरूरत है। थिएटर वालों के भी पैसे बहुत लगते हैं, उनकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एक्टरों की भी डिमांड बहुत ज्यादा फुटफॉल लेके आ रहे हैं। मगर आज की डेट में आज की रियलिटी ये है कि बॉलीवुड के एक्टर्स फुटफॉल नहीं ला पा रहे, ये सबसे बड़ा है। आज देखिए पिक्चर जूनियर एनटीआर की पिक्चर रिलीज होने वाली है, साउथ में देखिए उसका कितना बड़ा फुटफॉल है। तो वो अगर पैसे मांगता है तो डिमांड राइट है, उसके सारे थिएटर पूरा एक एक हफ्ता तक एडवांस में फुल है। जब मैं तहलका बनाता था, हुकूमत बनाता था धर्म जी के साथ, तो 7-7 दिन पिक्चर एडवांस में फुल रहती थी। उनका पैसा मांगना वाजिब है। आज किस एक्टर की फिल्म, किसी भी बड़े से एक्टर की फिल्म फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन फुल नहीं हो रही, कोई फुटबॉल ला ही नहीं रहे हैं। फुटबॉल कहाँ हो रहा है? बड़ी से बड़ी फिल्मों का 20 से 30%। क्यों? यही तो जानना क्यों नहीं ला पा रहे? अब मैं आ रहा हूं ना, उस पर मैं आ रहा हूं ना, क्यों नहीं आ रहा? प्लीज मुझे बोलने दीजिए। फुटबॉल ना आने की 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि हमारे एक्टर्स के लिए, जो हमारे स्टार्स के लिए, जो पब्लिक में जो फीलिंग थी, जो पहला एडोरेंस थी, जो पुराने जमाने में होती थी, वो नहीं रही। बिकॉज सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपने आप को इतना कॉमन कर लिया कि वो कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, वो कोई मिस्ट्री नहीं रहे। पहले एक्टर मिस्ट्री होते थे तो उनका फुटफॉल होता था। नंबर 2, वो हमारा कंटेंट ऑल इंडिया का नहीं रहा। हमारा कंटेंट बांद्रा से वर्सोवा तक सिमट गया। वो कंटेंट है ही नहीं जिस कंटेंट को, वो दीवार नहीं रही, वो शोले नहीं रही, वो त्रिशूल नहीं रही, वो फिल्में रही, वो दिलवाले दुल्हनिया नहीं रही, वो 3 इडियट नहीं रही, वो फिल्में नहीं रही जो कि जिनका कंटेंट वो पूरे भारत से, मुन्ना भाई नहीं रही जिसका कंटेंट पूरे भारत से, बॉम्बे से लेके कन्याकुमारी तक रहे और पूरे भारत में रहे, हर जगह, हर छोटे शहर, भटिंडे में भी तो बाराबंकी में भी लोग उस कंटेंट को समझ सकें। ऐसा कंटेंट नहीं रहा। हमारे जो डायरेक्टर है, जो आज बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे राइटर है, टेक्निकली बहुत सुपर में, लेकिन प्रॉब्लम उनकी क्या है? उन्होंने भारत देखा ही नहीं। उन्होंने देख के नाम पे अमेरिका देखा है, लंदन देखा है, बोरीवली बांद्रा देखा है, वर्सोवा देखा है, उन्होंने देखा ही नहीं है जू देखा है, उन्होंने देखा ही नहीं है कि मथुरा क्या है, मेरठ क्या है, अलीगढ़ क्या है। अनिल शर्मा सर, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम कंटेंट नहीं ला पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी अनिल शर्मा सर, मैं यही तो कह रहा हूँ। बोलिए।